हाय दोस्तों, जय हिंद। एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आपको केवल सिंगल लाइन स्पेशल क्वेश्चन 50 प्लस रहेंगे। इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगा। इसका फर्स्ट पार्ट 1-2 दिन पहले मैंने करवा दिया था। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए प्रारंभ किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है 56, क्वेश्चन नंबर 56। इसके पहले 55 क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में, केवल के पार्ट फर्स्ट में करवा दिए थे। ये पार्ट सेकंड है और इसी के साथ केवल पूरा ख़त्म भी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 3 करोड़ फ्लेक्सिबल केबल की स्थिति में न्यूट्रल तार का रंग। दोस्तों 3 करोड़ की केबल है। इसमें एक जो है ब्लू कलर का होता है, एक होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर न्यूट्रल का रंग पूछा है। न्यूट्रल हो गया ब्लू और रेड हो गया आपका फेज, और एक होता है ब्लू हो गया, रेड हो गया और एक होता है ब्लैक। ठीक है, जो ब्लैक होता है वो अर्थ के लिए होता है। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है 57। इसको देखिए 57, केबल का सर्ज प्रतिरोध मतलब सर्ज रेजिस्टेंस जो होता है, इसको ZR के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो केबल का होता है ये मानक होता है 50, ठीक है, 50 ओम। दोस्तों इसको याद रखना, पेपर में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 55। यहाँ है 55 में रबड़ की रिलेटिव विद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और रबड़ के लिए ये होता है 2 से 3 या 2.5, ये भी कह सकते हैं। अगर निर्वात के लिए पूछेगा तो इसका वैल्यू जो होता है, सॉरी रिलेटिव है R रहेगा। यहाँ निर्वात के लिए अगर पूछेगा एप्सिलॉन R का वैल्यू जो रहेगा वो आपका इकाई होता है और रिलेटिव विद्युतशीलता का कोई भी मात्रक नहीं होता है। दोस्तों याद रखना। अगला है, यदि केबल की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी धारिता दोगुनी हो जाती है। दोस्तों याद रखना इसको। अगला है 59, केबल की चार्जिंग धारा कितनी होती है। तो केबल की चार्जिंग करंट जो होती है वो देखिए कैसे निकालेंगे। ये करंट होगी और ये वोल्टेज होगी। ये वोल्टेज है और ये करंट है, क्योंकि केबल जो है वो कैपेसिटर की भांति व्यवहार करती है। केबल के क्रोड जो होते हैं पास पास में होते हैं, बीच में इंसुलेशन होता है, वो कैपेसिटेंस मतलब वो इंसुलेशन जो है वो चार्ज हो जाता है या आवेश की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो ये चार्ज हो जाता है, यह डाइलेक्ट्रिक मीडिया की भांति व्यवहार करता है। इंसुलेशन जो अंदर वाला जो होता है केबल के अंदर, तो ये एक कैपेसिटर की भांति केबल जो है वो व्यवहार करती है। और कैपेसिटर जो होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर जो होता है लीडिंग पावर फैक्टर पर, लीडिंग का मतलब करंट आगे, और जो कैपेसिटर होता है शुद्ध तरीके से, वैसे ही केबल भी शुद्ध कैपेसिटर की भांति व्यवहार करती है। तो इसमें वोल्टेज जो है वो मतलब करंट से 90 डिग्री पीछे या वोल्टता से 90 डिग्री आगे। यहाँ चार्जिंग धारा पूछा गया है, तो धारा जो है वो 90 डिग्री आगे रहेगी, इधर करंट इधर वोल्टेज। हाँ, फेजर डायग्राम बनाते समय, ठीक है, सदिश आरेख जब भी बनाएंगे तो हमेशा रेफरेंस जो होता है या आधार होता है, इसको हमेशा करंट को मानते हैं। दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन है 1000 केवीए क्षमता की केबल के लिए उपयोगी विद्युत रोधन। ठीक है, 1000 क्षमता की अगर कोई केबल है तो इसके लिए SF6, इसको सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसका नाम है। ये गैस होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होती है, और ये उच्च क्षमता की केबल तथा ट्रांसफार्मरों में उपयोग या फिर बड़ी बड़ी अल्टरनेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है जो ज़्यादा क्षमता के हैं। चलिए दोस्तों, अगला है 61। SWG का पूरा नाम जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ये स्टील का बना हुआ होता है, एक सर्किल के आकार का होता है गोल, और इसमें 0 से 36 तक कॉलम होते हैं। कुल मिला के कॉलमों की संख्या होती है इसमें 37। दोस्तों याद रखना, 36 नंबर तक होता है और एक 0 का प्लस हो जाता है, उसी में 37 होता है। ठीक है, और इसमें जो 0 वाला जो कॉलम होता है ये सबसे बड़ा, और 36 नंबर का जो होता है वो सबसे छोटा होता है। या फिर 36 नंबर से सबसे कम तार का व्यास माप सकते हैं और 0 नंबर वाले से सबसे अधिक व्यास का तार मापा जा सकता है, या फिर कोई चद्दर की मोटाई नापी जा सकती है। जो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, इसके द्वारा गोल तार का व्यास या फिर चद्दर की मोटाई को मापा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 62। यहाँ पर लिखा है SWG का प्रयोग
तार और सीट मतलब कोई चादर है, और तार और सीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। 63 SWG गेज के द्वारा 0.125 mm से 8 mm। अब यहाँ देखिए, जो 0 नंबर का जो कॉलम होगा उससे 8 mm का हम वायर माप सकते हैं, और जो 36 नंबर का जो कॉलम होगा उसके द्वारा हम ये 0.125 mm का हम व्यास का जो तार है वो हम माप सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला है 64 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या दिया गया है, SWG गेज व माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के द्वारा तारों का व्यास मापा जाता है, व्यास मापने के लिए। और इसमें जो SWG जो होता है, इससे 0 से 36 नंबर के ही तार का व्यास मापा जा सकता है, जबकि माइक्रोमीटर के द्वारा किसी भी माप के तार का मतलब किसी भी साइज के तार का माप किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला है 65 क्वेश्चन है, SWG के 0 नंबर के छिद्र द्वारा 8 mm, 36 नंबर के छिद्र द्वारा 0.125 mm के तार को मापा जा सकता है। ये हो गया है। अगला है 66, यहाँ स्टैंडर्ड वायर गेज पर 0 से 36 तक क्रमानुसार छिद्र होते हैं, ये बता दिए थे अभी। अगला है SWG गेज में न्यूनतम 0 अंक का छिद्र सबसे बड़ा व 36 नंबर का छिद्र सबसे छोटा होता है, जैसे कि बताए हैं आपको। अगला है 68 निकिल 40% निकिल व 60% कापर को मिलाकर यूरेका बनाया जाता है। यूरेका एक स्टैंडर्ड वायर होता है जिसका उपयोग जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं 69 में। इसका यूरेका को जो उपयोग होता है और रियोस्टेट और स्टार्टर को बनाने में जो प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाते हैं, उसको स्टार्टरों को बनाने में किया जाता है, या उसकी कुंडलियाँ बनाई जाती हैं। और यूरेका का ही उपयोग हाई टेम्परेचर, जैसे अगर हमको 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अगर हमको प्राप्त करना है, तो जो विद्युत भट्टियाँ होती हैं उनके एलिमेंट यूरेका से बनाए जा सकते हैं। आर्किमिडीज एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो नहाते समय यूरेका चिल्लाते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे वैज्ञानिक थे जो नहाते समय यूरेका चिल्लाते थे। अगला है आपका 70 नंबर। यहाँ है 80% निकिल और 20% क्रोमियम, ठीक है, को मिलाकर नाइक्रोम बनाया जाता है, और इस नाइक्रोम का जो टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है 71। देखिए दोस्तों, 71 में क्या दिया गया है, 71 यहाँ लिखा है 3/20 की केबल को किस प्रकार पढ़ा जाएगा। यहाँ पढ़ने का तरीका पूछा गया है कि इसको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों हम बताते हैं, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, केबल की साइज बराबर बलित तारों की संख्या, जितने तार उस केबल में जितने तार हैं वो उन तारों की संख्या बटे किसी एक चालक तार का SWG, या फिर हम mm में उसका व्यास लेते हैं, किसी एक तार का व्यास, और ऊपर रहेगी तारों की संख्या की जितने तार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पढ़ने का जो तरीका है, जो पढ़ा जाएगा, जो केबल होगी, तो केबल में 3 तार की केबल है, और इसमें प्रत्येक तार का जो व्यास है वो 20 SWG है। चलिए दोस्तों, अगला है 7/17। तो 7/17 का अर्थ है एक किसी केबल में 7 तार हैं और प्रत्येक तार 17 SWG व्यास का है। हाँ दोस्तों, एक बात याद रखना, जैसे यहाँ लिखा है 7/17, तो ये अगर पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या अगर है, तो ये जान के चलिए कि ये SWG में लिखा हुआ है। अगर ये पूर्ण संख्या ना होकर के जैसे 1.25 या 0.158 ऐसे लिखा है, तो ये हमेशा mm में लिखा हुआ है, तो इसका जवाब mm में दिया जाएगा। अगर ये पूर्णांक लिखा हुआ है तो हम SWG में इसका जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखो 73 क्वेश्चन दिया गया है, उसी पर आधारित 73 में 3/0.8382 का अर्थ है। तो यहाँ 3 का मतलब, तो ये तो 3 तार हो गए, और इसका मतलब है ये mm में इसका व्यास दिया गया है एक तार का। इसी प्रकार से लिखा है 74 1/5.89, तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो ये भी mm में एक तार है, केवल में एक तार है, और इसी तार का जो व्यास है वो 5.89 है। चलिए दोस्तों, आगे अगला है 75 क्वेश्चन नंबर। 75 में देखिए क्या है, जब केबल को ज़मीन में बिछाया जाता है तो 50 सेंटीमीटर चौड़ी, तो ये हो गई 50 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है, तथा 120 सेंटीमीटर गहरी, तो ये 120 सेंटीमीटर गहरी खाई खोदी जाती है, ठीक है, खाई खोदी जाती है, जिसमें 10 mm, ये मान लीजिए गड्ढा हो गया, और ये 10 mm मोटी बालू की
परत लगाई जाती है। अब इसके ऊपर यहाँ पर केबल रखी जाएगी सेंटर में, ठीक है। अब दोस्तों अगर एक के स्थान पर अगर डबल केबलें हमको डालनी है एक ही खाई में, तो यहाँ पर जो ये 50 सेंटीमीटर की जो चौड़ाई ये खोदी गई थी, तो इसी में हम 40 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे और प्रत्येक केबल को हम 40 सेंटीमीटर के गैप पर रखते चले जाएंगे। और इस साइड में 25 सेंटीमीटर रहेगा, बीच में 40 सेंटीमीटर प्रत्येक मतलब केबल के बीच बीच में जो है गैप रहेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वही बात, यदि एक ही खाई में एक से अधिक केबलें डाली तो प्रत्येक दो केबलों के मध्य 40 सेंटीमीटर की क्षैतिज दूरी जगह छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी बता रहे थे, ऐसे ये कुल खाई बनाई गई है और यहाँ पर एक केबल है, यहाँ एक यहाँ है, तो बीच में ये 40 सेंटीमीटर की जगह छोड़ देंगे। 25 सेंटीमीटर इधर, 25 सेंटीमीटर इधर, तो ये 50 हो गया, 40 ये हो गया। और इसके बीच में मोटी जो है 10 सेंटीमीटर मोटी 10 सेंटीमीटर मोटी हम बालू की परत लगा देते हैं और बाकी इसको ढक देते हैं बालू से, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। चलिए दोस्तों अगला है 77। अगला क्वेश्चन है 77। यहाँ पर है केबलों को ज़मीन में बिछाने पर लगभग 200 मीटर दूरी पर केबल लूप छोड़ दिया जाता है। एक केबल पास, जैसे मान लीजिए ये कोई लंबी सी खाई बनाई गई है रोड के किनारे, तो यहाँ से यहाँ तक ये 200 मीटर हो गया, यहाँ तक फिर ये 200 मीटर हो गया यहाँ तक, और फिर ये 200 मीटर हो गया। तो यहाँ से अगर केबल बिछाना चालू किया जाएगा तो यहाँ पर ये लूप छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर इतना, फिर यहाँ से दूसरी केबल डाली जाएगी यहाँ तक, फिर यहाँ से दूसरी केबल डाली जाएगी यहाँ तक। तो प्रत्येक 200 मीटर पर केबल के लूप या फिर इसको जोड़ दिया जाता है आपस में, ये लूप छोड़े जाते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होता है कि केबल में कहीं अगर फॉल्ट होता है तो पूरी केबल नहीं बदली जाएगी। तो जिस सेक्शन में फॉल्ट होगा, जैसे ये मान लीजिए एक्स सेक्शन है, ये वाई है, ये जेड है, जिस सेक्शन में फॉल्ट होगा केबल उतनी ही निकाल करके दूसरी वहीं पर स्थापित या एडजस्ट कर दी जाती है। इसलिए 200 मीटर पर लूप छोड़े जाते हैं। अगला है क्वेश्चन 78। इसमें देखिए दोस्तों क्या किया गया है, केबलों को खाई में डालने से पहले बालू डालने का कारण। अब कारण देखिए, पहला कारण है बालू के कण कठोर पथरीले होते हैं जिससे केबल में दीमक लगने की संभावना समाप्त हो जाती है। अगला दिया गया है बालू अज्वलनशील, मतलब आग में नहीं जलती। अज्वलनशील होने के कारण लघुपथ प्रदोष से उत्पन्न चिंगारी, ठीक है, उत्पन्न चिंगारी तथा आग से केबल की सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है तीसरा पॉइंट इसका, तीसरे पॉइंट में दिया गया है बालू नमी तथा पानी को अपने अंदर सोख कर केबल की मतलब केबल को नमी से बचाती है। अगला क्वेश्चन है केबल का संपूर्ण क्रोड एक मोटा चालक होता है जिसका प्रतिरोध होगा R बराबर रो L बटे A। ये होता है प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को मोह रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का मात्रक याद रखना। और ये रेजिस्टेंस जो होता है केबल का, जो प्रतिरोध होता है, ये लंबाई के सीधे समानुपाती और तथा केबल का रेजिस्टेंस जो क्षेत्रफल रहेगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। यहाँ लिखा हुआ है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति रो पर निर्भर करता है, ऐसे ही लिखा जाता है तो सीधे समानुपाती, परंतु कहा जाता है कि निर्भर करता है। अगर किसी केबल का क्षेत्रफल अगर इकाई मान लिया जाए और लंबाई भी अगर इकाई हो, ठीक है, तो R जो होता है वो रो के सीधे समानुपाती हो जाता है जब L बराबर 1 और A बराबर 1, ये दोनों इकाई होते हैं उस पोजीशन में, ठीक है। प्रतिरोध R प्रतिरोध होता है, इसका मात्रक ओम है। A यहाँ पर क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। L लंबाई है, इसको मीटर या सेंटीमीटर में ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या दिया गया है, केबल में शीत का प्रयोग नमी रोकने के लिए करते हैं। अब ये शीत कहाँ पर लगता है केबल में, एक फार्मूला फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया आपको, CIMBAS सिम्बास। और यहाँ पर ये आपका कोर है, ये इंसुलेशन है, और ये मेटेलिक शीट है, ये बेडिंग है, ये आर्मरिंग और ये सर्विंग है। तो यहाँ पर मेटेलिक शीट की बात की जा रही है। मेटेलिक शीट या धात्विक शीट लिखा है। शीट का प्रयोग जो है नमी को रोकने के लिए किया जाता है। जो बेडिंग लगाया जाता है ये जूट हेसन टेप। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर लिखा है केबल में बेडिंग जूट काटन हेसन टेप, ये सब बेडिंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। के प्रयोग से केबल का क्रोड शीतल हो जाता है, मतलब केबल को ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
अगला है 82, प्राकृतिक रबर दूध से, ठीक है, दूध के रूप में पेड़ों से प्राप्त की जाती है। इस जो रबड़ है इसको कठोर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, सल्फर, याद रखना सल्फर मिलाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर दिया गया है। 83 में केबलों में स्ट्रैंडेड बल्क तारों का प्रयोग किया जाता है। हमेशा इठे हुए तार प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि केबल को आराम से आसानी से मोड़ा जा सके। ये स्टैंडर्ड वायर का एक गुण होता है। अगर स्टैंडर्ड है वायर तो उसको आराम से मोड़ा जा सकता है या फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तार, ठीक है। 84, जब कोई केबल रोड या रेलवे लाइन क्रॉस करती है तो केबल को कंड्यूट पाइप से निकाला जाता है। जो कंड्यूट पाइप, जैसे मान लीजिए ये रेलवे का ट्रैक है, ये रेलवे का ट्रैक है पूरा, और यहाँ से इसको अगर केबल को यहाँ से अंडरग्राउंड अगर पास करना है तो यहाँ पर एक नीचे से केबल की पटरी के नीचे से एक पाइप डाल दिया जाएगा, और ये पाइप जो होता है ये जीआई का कंड्यूट पाइप होता है, मोटा, ठीक है। इसी के अंदर एक केबल या दो केबल जितनी हैं इसी के अंदर से होकर के निकाल दी जाती हैं। तो ये कंड्यूट पाइप जो होता है ये जीआई का बना होता है, रोड या फिर रेलवे लाइन क्रॉस करे उस पोजीशन में। अगला पॉइंट है यहाँ पर 85 क्वेश्चन, केबल पर धात्विक शीट की मोटाई 0.5 mm होती है। दोस्तों इसको याद रखना, जो धात्विक शीट, जो पतले पतले तार होते हैं, तार या फिर पतली पट्टियाँ होती हैं जीआई की, वो केबल के ऊपर लपेटी जाती हैं। उसका जो मतलब उसकी जो मोटाई होती है 0.5 mm। इतने ही ट्रांसफार्मर में जो सिलिकॉन स्टील की क्रोड होती है इतनी ही मोटाई उसकी भी होती है। अल्टरनेटर में भी यही है पोजीशन, ठीक है। 0.5 mm मोटाई होती है सिलिकॉन स्टील की क्रोड की, या फिर लेड शीट जो शीट उपयोग में लाया जाता है उसका, धात्विक शीट, ठीक है, मेटेलिक शीट। अगला है 86, केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध मेगा ओम में। जब भी मेगा ओम की बात आ जाएगी तो मेगर के द्वारा। लो रेजिस्टेंस जैसे 0.1 से यहाँ पर 1 मेगा ओम तक, ठीक है, यहाँ पर 5 ओम तक अगर दे दिया जाए तो केल्विन डबल ब्रिज सिस्टम से नापते हैं। अगर 5 ओम से मेगा ओम तक दे दिया जाए तो इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा, मतलब न्यूनतम प्रतिरोध केल्विन डबल ब्रिज, मध्यम प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज, उच्च प्रतिरोध को मेगर के द्वारा मापते हैं। और तीनों कंडीशन को मापने के लिए एमीटर वोल्टमीटर विधि का उपयोग किया जाता है। ये तीनों कंडीशन के प्रतिरोध एमीटर वोल्टमीटर मेथड से मापे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला है, बेल्टेड केबलों का प्रयोग सिरोपरी या एचटी लाइनों में नहीं किया जाता है क्योंकि इनका वजन ज़्यादा होता है। अगला है, केबलों का औसत जीवन काल लगभग 15 वर्ष होता है, दोस्तों याद रखना। अगला है, चांदी की चालकता। चांदी की चालकता जो होती है वो 98% होती है, सोने की 99% होती है, ठीक है। तांबा की चालकता 90% होती है, ठीक है। बस बार प्रायः तांबे की छड़ें होती हैं, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन अब की बार आ सकता है 91 वाला। जो बस बार होती है ये प्रायः तांबे की छड़, ऐसी पूछा जाता है, बस बार प्रायः होती हैं तो तांबे की छड़ कॉपर रॉड होती हैं, याद रखना। जो 92 है, सर्किट ब्रेकर या सीबी का पूरा नाम है, सीबी का पूरा नाम है सर्किट ब्रेकर, हिंदी में इसको परिपथ वियोजक कहा जाता है। सीबी के कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट बनाने के लिए सिल्वर, ठीक है, सिल्वर को हम एजी अर्जेंटम या चांदी भी कहा जाता है। इसके कांटेक्ट के पॉइंट, जो सर्किट ब्रेकर होता है इसके कांटेक्ट पॉइंट जो हैं वो सिल्वर या चांदी के बनाए जाते हैं। अगला है 93 अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थिंग प्लेट तथा कम्यूटेटर सेगमेंट, कठोर कर्षित ताम्र जिसको हार्ड ड्रॉन कॉपर भी कहते हैं, ठीक है। अर्थिंग प्लेट और कम्यूटेटर के सेगमेंट जो होते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं, ठीक है। हार्ड ड्रॉन कॉपर, कठोर कर्षित तांबे के बनाए जाते हैं। अगला है एनील्ड या मुलायम, एनील्ड को मुलायम भी कहा जाता है, ठीक है। मुलायम तांबे के द्वारा 6 SWG से 50 SWG माप तक के, ठीक है, चालक बनाए जा सकते हैं। कितने से? 6 SWG से और 50 SWG तक। अगला है एल्युमिनियम की चालकता 60% होती है। अगला है 96 पीतल या ब्रास, एक तांबा व जिंक की मिश्र धातु है। अगला है आपका पीतल की चालकता, यहाँ लिखा है पीतल की चालकता चांदी की अपेक्षा 48% तथा अर्थात 29% होती है। 98। अगला है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, पीतल में क्या भिन्न है? पीतल एक मिश्र धातु है, बाकी ये तीनों जो हैं एल्युमिनियम, तांबा और चांदी शुद्ध धातुएं हैं। अब दोस्तों एक फॉर्मूला बताने का समय आ गया है। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है चांद, यहाँ पर लिखिए हैं चांद, फिर लिखे हैं सोए,
फिर लिखें पाताल में, इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर एक फॉर्मूला, ये एक मोबाइल नंबर लिखिए 98 99 60 47 90। चांद मतलब हो गया चांदी, इसकी चालकता होती है 98%। सोए मतलब हो गया मतलब सोना, इसकी होगी 99%। या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो गया एल्युमिनियम, इसकी चालकता होती है 60%। ठीक है, और पाताल मतलब ये हो गया पीतल हो गया। ठीक है, पीतल की चालकता जो होती है 47%। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया आपका तांबा। तांबा हो गया, इसकी चालकता होती है 90%। दोस्तों याद रखना, चांद मतलब चांदी की चालकता 98, सोने की आपकी 99, एल्युमिनियम की आपकी 60। ठीक है, और पीतल की चालकता 47 और तांबा की चालकता 90%। ठीक, चांद सोए पाताल में। अगला है 99 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर है हीलियम आर्गन नियॉन गैस हैं विद्युत की चालक हैं, जबकि कौन कौन सी, हीलियम आर्गन नियॉन विद्युत की चालक हैं, जबकि हाइड्रोजन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 गैस विद्युत की कुचालक गैस हैं। इनको याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है 100, लोहे को जंग से बचाने के लिए Zn या जिंक की परत लगाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि जो ट्यूबलर पोल होता है उसको बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम किसकी जंग मतलब किसकी परत लगाएंगे, तो जिंक की परत लगा देते हैं। अगला है कि लेड, जो शीशा होता है, लेड जो होता है वो एक विद्युत की चालक धातु होती है। अगला है लेड का गलनांक टिन से अधिक होता है, दोस्तों याद रखना। अगला है Gi, गैल्वेनाइज्ड आयरन, टिन, शीशा, सोना, चांदी आदि धातुओं में जंग नहीं लगती। कौन सा, Gi है, टिन है, शीशा है, शीशा का सिंबल Pb होता है, टिन का होता है Sn। ठीक है, सोना का होता है Au, चांदी का होता है Ag और इसका Gi का लिखा ही है। ठीक है, तो ये धातुएं जो है वो कैसी, जंगरोधी धातुएं भी इनको कहा जाता है। अगला है टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तथा लोहे का गलनांक 1550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पॉइंट है आपका जर्मन सिल्वर में, यहाँ क्वेश्चन एक और पूछा जाता है। हाँ, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कभी कभी पूछ ली जाती है, ये क्वेश्चन हम लिखे हैं 106 में। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा, ये UPPCL JEE 2015 के पेपर में आया था क्वेश्चन। ठीक है, ये 0% होती है। और यहाँ जर्मन सिल्वर में जो संघटक है क्या क्या मिलाया जाता है, 60% कापर, 15% निकेल और 25% जिंक होता है। क्या, कापर, निकेल, जिंक। ठीक है, अगर आप भूल जाओ तो कन्नौज याद रखना। ठीक है, क्या, कन्नौज, इससे आपको याद हो जाएगा। ये आपका हो गया कापर, ये हो गया आपका निकेल, ये हो गया आपका जिंक, कापर, निकेल, जिंक। ठीक है, और कितना, 60 15 25, ये परसेंटेज इसका हो गया। अगला है जर्मन सिल्वर का प्रयोग प्रतिरोध तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला है मैग्नीन। ठीक है, ये भी एक, इसके हाई रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं मैग्नीन के, जो विद्युत भट्टियों में उपयोग में लाए जाते हैं। यूरेका, मैग्नीन, कैंथाल, ये सब जो है हाई टेम्परेचर के मतलब जो एलिमेंट होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीन का प्रयोग प्रमाणिक प्रतिरोध, प्रयोगशाला रियोस्टेट तथा महंगे उपयंत्रों में किया जाता है। अगला है 84% कापर, 84% कापर, 12% मैग्नीज। ठीक है, 4% निकेल के संयोग से, ठीक है, मैग्नीन, हाँ, मैग्नीन बनाया जाता है। दोस्तों याद रखना, मैग्नीन जो है वो 84% कापर, 12% मैग्नीज और 4% निकेल होता है। ये संघटक जो है वो मैग्नीन का है। अगला 110, ठीक है, नाइक्रोम का प्रयोग हीटिंग एलिमेंटों में किया जाता है, तापक मतलब मान सकते हैं यंत्र जो है उसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, इसमें दिया गया है कार्बन एक अधातु चालक पदार्थ है। ठीक है, इसका प्रयोग DC मशीनों में ब्रश बनाने में किया जाता है। कार्बन का ताप बढ़ने पर धारा क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तथा प्रतिरोध घट जाता है। ये कार्बन जो होता है ये एक प्रकार का, इसको हम अर्धचालक भी कह सकते हैं। अर्धचालक जो है वो 3 प्रकार, मतलब जनरली सामान्यतः जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है ये जर्मेनियम है। ठीक है, मतलब जर्मेनियम
सिलिकॉन और कार्बन। ठीक है, इनकी अंतिम कक्षा में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं या अधिक होते हैं। अगला है 112 कैंथाल निकेल तथा लोह तथा क्रोमियम की मिश्र धातु है। तो कैंथाल में क्या क्या होता है, निकेल होता है, Ni लोहा होता है, Fe और क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम होता है Cr, ये क्रोमियम हो गया Cr और ये हो गया Fe और ये हो गया Ni, ये सभी मिलाकर के बनता है कैंथाल। ठीक है, इसका प्रयोग विद्युत भट्टियों के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप प्राप्त कर सकते हैं। इसका विशिष्ट प्रतिरोध गलनांक उच्च होता है। ठीक है, गलनांक उच्च होगा और प्रतिरोध भी बहुत उच्च होगा। अगला है क्वेश्चन 113 अर्धचालकों में ऊर्जा गैप, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उसमें एनर्जी गैप जो होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, चालक पदार्थों में एनर्जी गैप नहीं होती है। अगला है कुचालक पदार्थों में एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए मतलब किन किन पदार्थों में एनर्जी गैप नहीं होती है, ठीक है, तो हम कौन सा करेंगे, मतलब चालक पदार्थों में। या किन पदार्थों में एनर्जी गैप नहीं होती है या शून्य होती है, तो चालक पदार्थों में। अगला है जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित नहीं होंगे तो धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। अगला है 117 विद्युत प्रेस कम्यूटेटर के सेगमेंटों के मध्य का कुचालक पदार्थ संधारित्र आदि के लिए माइका का उपयोग किया जाता है। जो प्रेस के एलिमेंट बनते हैं कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच में जो भरते हैं, ठीक है, ये माइका, जिसको अभ्रक भी कहा जाता है, भारत में इसका पहला स्थान है दोस्तों, याद रखना। अगला है अभ्रक का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। अगला है 19 अभ्रक एक अर्धपारदर्शी कुचालक पदार्थ होता है जो ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब जो 600 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसको टेम्परेचर मिलेगा तो ये नरम या मुलायम हो जाता है। अगला है रबड़ को कठोर बनाने के लिए 5% सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें सल्फ़र मिलाया जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना सल्फ़र मिलाया जाता है। ठीक है, या हम गंधक कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ये होता है लेकिन अम्ल नहीं मिलाया जाता, कठोर वाला मिला दिया जाता है, तो ये रबड़ जो है कठोर हो जाती है। बैकेलाइट ये भी एक प्रकार का कुचालक पदार्थ है। बैकेलाइट द्वारा स्विच होल्डर, ठीक है, टर्मिनल बोर्ड, सर्किट आदि निर्मित किए जाते हैं। यह एक कुचालक पदार्थ है। अगला है पोर्सलिन, 122 क्वेश्चन नंबर। अगला है पोर्सलिन, यहाँ पर है पोर्सलिन, यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। इसका उपयोग लाइन इंसुलेटर, जो ऊपर लगते हैं इंसुलेटर, किटकैट, फ्यूज, स्विच, हीटिंग एलिमेंट के बेस प्लेटें आदि को बनाया जाता है। अगला है कांच, इसमें देखिए क्या है, कांच, इसका उपयोग बल्ब, ट्यूबलाइट, ठीक है, के खोल बनाने में करते हैं। साधारण कांच की अपेक्षा क्राउन कांच की कुचालकता अधिक होती है। अगला है एस्बेस्टस, इसमें क्या है, एस्बेस्टस एक प्रकार की सफ़ेद रेशेदार कुचालक पदार्थ है। इसका उपयोग विद्युत प्रेसों में कुचालक एवं ऊष्मा अवरोधक के रूप में किया जाता है। अगला है लेदोराइड, यह विशेष स्लेटी रंग का नमीरोधी कागज होता है। इसका उपयोग कुंडलन आदि में कुचालक के रूप में किया जाता है। 26 है लेदोराइड पेपर, तेल, ग्रीस आदि, मतलब इस पर जो है तेल और ग्रीस या चिकनाई का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है 27 अभ्रक, माइका का विद्युत रोधन सामर्थ्य 20 से 60 kV पर mm। यह विद्युत रोधन सामर्थ्य का मात्रक कभी कभी पूछ लेता है, तो kV पर mm होता है। ट्रांसफार्मर का जो होता है वो 40 kV पर mm होता है दोस्तों, याद रखना। यहाँ अभ्रक का पूछा गया है तो कितना, 20 से 60। अगला है बैकेलाइट का विद्युत रोधन सामर्थ्य कितना, 17 से 21 kV पर mm। अगला है 29 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप प्राप्त करने के लिए नाइक्रोम का संगठन 80% निकल और 20%
क्रोमियम मिलाते हैं। अगला है 850 ताप प्राप्त करने के लिए नाइक्रोम का संगठन। ठीक है, 850 डिग्री, तो निकल 65, क्रोमियम 15 और आयरन 20%। तो इससे जो नाइक्रोम बनेगा इसका टेम्परेचर कितना रहेगा 850। ठीक है, और अगर हमको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्राप्त करना है तो 80% निकल और 20% क्रोमियम मिला देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर हमारा वीडियो और हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो आप अपने दोस्तों में तुरंत शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, और अच्छे वीडियो और अच्छे कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाता रहूँगा। दोस्तों, आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि कम से कम आप लाइक और शेयर तो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो कृपया जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी भी बजा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।